Dear students, how are you? Welcome to your own class. This is your own classroom. ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ आज क्लास 10th में फिजिक्स। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये मेरा पहला वीडियो है सीरीज़ के क्लास 10th के लिए। अभी मैंने मैथमेटिक्स के बनाए हैं और मैं उनके नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आऊँगा। 3 वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तब तक आप उनको देखें। और शुरू करते हैं फिजिक्स की बात। तो फिजिक्स हमें क्या बताती है, क्या है फिजिक्स, इसको हमें जानना जरूरी है। देखिए, हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही है, साइंस का मतलब ही है उन सारे कारणों का, उन सारे तथ्यों का, उन सारे रीजंस का पता लगाना जिनकी वजह से कोई घटना हो रही है। ठीक है, तो उस अध्ययन को, उस स्टडी को, जिसके नाते कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई, कोई ऐसी घटना हुई जो हमको सोचने पर मजबूर करे, प्लस उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको हम कैसे इन्हांस करके ह्यूमन बीइंग के वेल बीइंग में लगा सकते हैं, उनके डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब उस न्यूक्लियर फ्यूजन के नाते हम क्या कर पाए, हमने हाइड्रोजन बम बनाया उसी पर आधारित। लेकिन देखिए, साइंस क्या है ना, ये थोड़ा सा हमको एक सिस्टम बताता है कि ऐसे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर की कोई स्विच खराब हो गई, थोड़ा सा भी आपने जाना कि इसमें न्यूट्रल क्या है, फेस क्या है, और आपने वो कायदे जाने जिस तरीके से आप खुद को सेफ रखते हुए चेंज कर सकते हैं, तो वो काम आप खुद 10 से 15 रुपए में कर सकते हैं। तो आपको जानने सारे सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, रुझान हो, उसमें आप एक्सेल करिए। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं लाइट की। तो लाइट जब शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्रकाश या लाइट जब सुनते हैं, व्हेनेवर वी हियर दिस वर्ड लाइट, व्हाट डू वी थिंक इन आवर माइंड? देखिए, लाइट क्या है, अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं यहाँ पर सारी, तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। आप भले मेरी आवाज़ सुन सकें, आपके ईयर्स सेंसिटिव हो सकते हैं, बट आपकी आइज का सेंसेशन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो लाइट क्या है? लाइट एक तरीके से आप कह लीजिए कि एड है, एक टूल है, एक हेल्प है, जिसकी वजह से हमारी आंखें सेंसेशन के योग्य बनती हैं। ठीक है, जैसे एक ब्लाइंड पर्सन किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता क्योंकि वो आंखें वर्थलेस हैं उसकी। तो लाइट क्या है? लाइट हमारी वर्दी आंखों के लिए एक एड बनती है, एक टूल बनती है। तो किस तरीके से टूल बनती है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमको ऊर्जा की सप्लाई करती है, एनर्जी की सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। हम देखो, हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन अगर हम अंधेरे में घुस जाएं तो क्या कुछ देख पाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? लाइट एक तरीके की क्या है? एनर्जी है। तो हम लिखेंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विट इनेबल्स आवर आईज फॉर द सेंसेशन ऑफ द विजुअलाइजेशन। हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आप मुझे देखकर पता तो कर सकते हो, जान तो सकते हो कि हाँ, ये आशीष सर हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई और पढ़ाएंगे तो आप उनको जान सकते हो। मैंने पूछा क्या कलर है, तो आप बोल रहे हो ग्रीन। मैंने पूछा इसका क्या कलर है, आपने कहा व्हाइट। तो कैसे आप जान पाए? क्योंकि आपकी आंखों में जो सेंसेशन हो रहा है, वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये कोई कलर है। ठीक है, अब इस कलर को हमने बचपन से सीखा है कि ये व्हाइट है, तो हमने व्हाइट बोला। इसको हमने बचपन से सीखा है कि ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन सीख बोला हमने। अगर इसी को हमको बताया गया होता है कि ये रेड है, तो हम रेड बोलते। ठीक है, तो ये लाइट का यूज है कि हम लाइट से किसी भी चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं। चलिए, हमें जो लाइट में यहाँ पर पढ़ना है, सबसे पहले वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर वो ये कि लाइट हमेशा ही स्ट्रेट पाथ में चलती है, रेक्टिलिनियर पाथ में चलती है। ठीक है, लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट्स इन रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। सीधी ही रेखा में चलती हैं। प्रकाश की रेखाएं, प्रकाश की किरणें कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती हैं। लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई चेंज है। इसी को हम कहेंगे आगे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये न्यूटन ने प्रूव किया था। चलिए, फिलहाल अपने आप को स्ट्रिक्ट करते हैं 10th के लिए। तो वहाँ पर हमने देखा कि रिफ्लेक्शन अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। तो लाइट रेज की जो एक प्रॉपर्टी होगी कि वे स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सारी दिशाओं में चलती हैं।
ठीक है, इट कैन गो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि सन अगर हमारे इक्वेटर के सामने है तो सिर्फ उस इक्वेटर पर रोशनी आ रही, ऊपर नीचे भी जा रही है, लेकिन जो बिहाइंड द एरिया है सन के सामने जो नहीं आ रहे हैं उन पर लाइट नहीं जाती। ठीक है, और ये हार्ड सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ओपैक मीडियम को क्या कहते हैं भेद नहीं पाती। ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को पेनिट्रेट कर जाती है। एक इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रिफ्लेक्शन शो करती हैं। अब वही हमको जानना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, एक बात और, लाइट की स्पीड तो आपने पढ़ा ही होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चलिए रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन को परावर्तन। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा इसको मीनिंग बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा, आप भी बोर होंगे और मेरी भी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं। अर्ली टाइम में क्या होता था कि राजा लोग या आमजन भी अपनी तस्वीर देखने के लिए शीशे का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे इसका प्रयोग। अच्छा, शीशा मैं आपको बता दूं कि ग्लास जो है कोई सॉलिड नहीं है, ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, ये अति शीतल द्रव है, इसको बहुत ही ठंडा कर दिया जाता है ये लिक्विड ही बेसिकली। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि वो या तालाब में, नदियों के किनारे बैठकर अपनी तस्वीर देखते थे शांत जल में, तो वहाँ पर उनका रिफ्लेक्शन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, मानव सीखता गया, ह्यूमन में सीखने की जो इच्छा पैदा होती गई, प्रबल इच्छा से उसने फिर आगे के नए नए आविष्कार किए और उसमें ग्लास आया। तो एक कोई भी ऐसा स्मूथ सरफेस जिस पर लाइट रे फॉल करे, ऐसे ये ऑब्लिकली फॉल कर रही है। ऑब्लिक का मतलब जो कि परपेंडिकुलर ना हो, में बाय मेकिंग सम एंगल अदर देन 90 डिग्री फॉल कर रही हैं। फिर ये क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है उसी मीडियम में, लेकिन डिफरेंट एंगल से। ठीक है, तो इनके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है, और इन दोनों पॉइंट के मीटिंग पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन कहलाती है, ये कहलाती है नॉर्मल। क्या कहलाते हैं, नॉर्मल। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इसको भी कुछ ना कुछ कहेंगे, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ी, ये पॉलिश्ड था आउटसाइड, और इस पर पड़ने के बाद ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। अब देखिए, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया रे। यहाँ पर कोई सिंगल रे लाइट की नहीं गिरेगी, एक पेंसिल बीम गिरेगी, लेकिन हम चूंकि इसको स्टडी करना है इसलिए सिंगल रे की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या कोई एंगल बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। इसे हम लिखेंगे आई से, इसको लिखेंगे आर से। आई जो होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर जो होता है कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से मैंने आपको इतना इसलिए बता दिया क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात, जब भी किसी स्मूथ सरफेस पर लाइट रे फॉल करती हैं तो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, या परावर्तित हो जाती हैं, लौट जाती हैं। तो जब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होंगी तो ऐसी जो घटना हुई उसको हमने कहा रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमने सरफेस लिया है जहाँ से रिफ्लेक्शन कराया जा रहा है वो प्लेन है, समतल है। ठीक है, हम अनइवन नहीं ले सकते, क्योंकि अनइवन लेंगे तो पैटर्न तो हमको मिलेगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे कि वो किधर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन में एक इंसिडेंट रे होगी, ये वो रे होगी जिसको हम फॉल कराएंगे। एक नॉर्मल होगा जो एक्चुअली नहीं होता लेकिन हम अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं, और जिस लाइट रे को हमने फॉल करा है वो रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइट की प्रॉपर्टी है, ये हमने कुछ नहीं किया इसमें, ये लाइट का खुद की प्रॉपर्टी है। और ये याद रखिए कि लगभग सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ पार्ट यूज होता है जो इसको हीट देता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज की कंसंट्रेशन भी है जो कि आपको अमूमन कोई नहीं बताता। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया वो क्या कहलाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया वो कहलाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए दो लॉज बनाए गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
पहला क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ए सेम पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पहला नियम है, आप लिख लीजिएगा बुक से। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। पहला क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड एट ए पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में हमेशा ही बराबर होते हैं। आगे जब आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा साउंड के बारे में, तो साउंड में आपने पढ़ा होगा कि लाइट रे जो है साउंड वेव्स इस नियम को फॉलो करती हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ठीक है। तो ये बात होगी रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन की हमने बात की, हमने प्लेन मिरर की बात की, प्लेन सरफेस की बात की। लेकिन क्या प्लेन मिरर के अलावा भी कोई मिरर होता है? होता जरूर होगा, क्योंकि चैप्टर दिया हुआ है, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। इमेजिन कि ये कोई कांच की गेंद है। इट इज ए ग्लास स्फेयर ऑफ ग्लास, कांच की एक गेंद है और इसमें बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी ही बारीकी से एक पतला सा भाग काट लिया जाता है ऐसे, देखिए इस तरह से। इसी का एक अंश है ये, हमने इसमें से काट लिया है। अब इसको पाने के बाद, चूंकि दोनों साइड में ट्रांसपेरेंट है, आपने कभी अगर कांच को या शीशे को तोड़ा होगा तो देखा होगा पीछे एक रेड कलर की पॉलिश की हुई होती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। तो उस सिल्वर ब्रोमाइड को हमारे पास ऑप्शन है, उस पॉलिश का ऑप्शन हमारे पास कि हम इसको दो साइड में लगा सकते हैं। एक तो इसके अंदर वाले भाग पर लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि हम इसके बाहर भाग पर लगा दें, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट साइड्स पर पॉलिशिंग कर सकते हैं तो इस पर लाइट जब फॉल करेगी तो उनका रिफ्लेक्शन का नेचर भी अलग अलग होगा, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हम इसकी इनर साइड पर पॉलिशिंग कर दें और आउटर साइड को यूज करें रिफ्लेक्शन के लिए, आप सब ने चम्मच से खाना जरूर खाया होगा, आज भी खाते होंगे। तो चम्मच कुछ ऐसा होता है। तो चम्मच में देखिए, अगर इधर से आप खाना खा रहे हैं, उधर को पॉलिश कर दें तो इधर का मीडियम तो बंद हो गया, रिफ्लेक्शन बाहर वाले साइड से होगा, इधर से होगा। तो ऐसा अगर हम इसको कर दें तभी बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। देखते हैं, ये हमारा मिरर है। अब ये पॉलिश्ड नहीं है, हमने इसको अंदर की साइड से पॉलिश कर दिया, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, हम इसको इस तरीके से कर लें, यानी जिधर हम खाना खाते हैं अब उधर की ओर पॉलिशिंग ना करके बाहर की ओर कर दें, यानी कि हमने इधर पे कर दी पॉलिशिंग। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉनकेव मिरर। हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तल, इसे बोलते हैं अवतल, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई हो तो मैं आपको कुछ और बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, बड़ा करिए। आशा करता हूं कि आप लोग कुछ हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात हो गई, अब हम ये बात करें कि शुरू से चलते हैं यहां पर फिर से। ये जो स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, क्योंकि इसी का तो हिस्सा है। तो ये भले इससे अलग हो गया हो, सेंटर तो इसका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। भले ये इसमें न लाई कर रहा हो, इसका एक हिस्सा न हो, लेकिन चूंकि इसी का एक भाग है। जैसे अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं फिर भी आप अपने परिवार से जुड़े तो हैं। आपके पिताजी ही आपके पिताजी रहेंगे, भले आप अमेरिका चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं या कहीं भी चले जाएं दुनिया में, आपके पिताजी आपके ही रहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जिस सेंटर से, जिस स्फीयर से आया था उसका सेंटर तो इसका भी रहेगा। तो इस सेंटर को हम यूजुअली सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा कि ये कभी भी मिरर का पार्ट नहीं होता, ये स्फीयर का पार्ट है लेकिन मिरर का पार्ट नहीं है। और इस मिरर का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट यानी जहां पर हमने इसको बीच पर मिलाया होगा, ठीक है,
वो जो होता है वो कहलाता है पोल। क्या कहलाता है? पोल। तो दो चीजें हमने जानी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट जिस स्फेयर से काटा गया है उसका सेंटर, दूसरा इस मिरर का एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो है वो होता है पोल। पोल को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं तो हमको मिलती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ के केस में ये। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर हम कैसे ड्रॉ करें, तो हम इसको ऐसे, अभी देखिए मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ तक हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हम सेंटर को पोल से ज्वाइन कर दे तो हमको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी, सॉरी जो हमको रेडियस मिलेगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ मिरर। ये दोनों के केसेस में ट्रू होती है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया कि ये पॉइंट माना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये हमारा पोल ध्रुव। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई और पोल से जाती हुई एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी होती, जबकि ये एग्जिस्टिंग है। पोल एग्जिस्टिंग है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्टिंग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जिस्टिंग है, क्योंकि ये है होते हैं। लेकिन हमने एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ की जो कि सी और पी से पास हो रही है। ध्यान रखिएगा मैं अभी कॉन्केव की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू हैं। ठीक है, तो मैं दो दो चीजें एक ही बार नहीं बताने वाला हूँ, मैं एक ही में दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और आप इंटेलिजेंट हैं तो आप समझ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई और पोल से जाती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ की। सपोज इसका नाम है ए बी। तो इस ए बी को हम बोलते हैं, कोई आइडिया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक सी भी नॉलेज नहीं है तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, बाकी आप तो स्मार्ट हैं काफी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, इतनी बातें हमने जान ली। अब देखिए यहां तक आपको मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको टिपिकल करना चाह रहा हूं। देखिए अगर कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ध्यान दीजिएगा ये कोई लाइट रे है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है 10.2, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे और एक पॉइंट से जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए ऐसे चली जाएगी। दूसरी लाइट रे देखते हैं, ऐसी ये भी रिफ्लेक्ट होकर यहीं से जाएगी। भाई क्यों ना जाए, इसमें क्या बुराई है? जो नहीं जा सकती इसे भी जा सकती है। तब हमने देखा, मैं इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए हटा दें, देखिए क्या बॉटम ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस में भी लाइन हो सकती है? यस, हो सकती है। देखिएगा एक लाइट रे ऐसे आती है, ये भी रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट से जाएगी। ठीक, एक और ले लेते हैं हम, ये भी यहीं से जाएगी। देखिए आपको दो कलर दिख रहे होंगे। तो बॉटम से लाइट रे आई तो इसी पॉइंट से गई और टॉप से आई तो भी इसी पॉइंट से गई। तो ये क्या है इस पॉइंट में ऐसा खास? इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। याद रखिएगा, तो एफ जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो कॉनकेव के लिए ट्रू है, क्या कॉन्वेक्स में भी ऐसा होता है?
बिल्कुल होता है, मैं उसको अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको आप समझिए कि यहाँ पर जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो एक पॉइंट से पास होगी, चाहे वो टॉप से या बॉटम से आए, वो पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही कॉमन पॉइंट से, सारी लाइनें रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी। कौन सी? जो पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब इस पॉइंट पर कंसंट्रेट होंगी, जो कहलाती है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। चलिए देखते हैं कि कॉन्वेक्स में ट्रू होती है कि नहीं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर ऐसे। कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही रेज बनाई। तो ये होता है फोकस। अब देखिए इसकी 2 पोजीशन होती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये होता है बिहाइंड द मिरर, और कॉन्केव मिरर में क्या होता है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। बहुत सारे बच्चे होते हैं और 10th एंड 12th पास कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। आगे जब हम लेंस पढ़ेंगे तो और कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसीलिए आप अभी समझिए कि जब भी हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो जो फोकस होता है वो बिफोर द मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, उसके सामने होता है। और जब हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो पीछे होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कारों में या बाइक्स में शीशे लगाए जाते हैं रियर व्यू मिरर के लिए, तो इसमें आपको लगता है कि ट्रक पीछे से आ रहा है आपके सामने की ओर, बट एक्चुअली तो आपके पीछे से आ रहा होता है। दिखता है सामने से लेकिन आ रहा पीछे से। तो क्यों दिखता है? क्योंकि देखिए ये जो सारी लाइट रेज आ रही है ना, वो अंदर से ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से इमर्ज हो रही, डाइवर्ज हो रही, सॉरी, ठीक है। इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग और कॉन्केव को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, वो ये है अपर्चर का। तो अपर्चर क्या होता है, देखिए एम और एन की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है टोटल मिरर की, वही कहलाती है अपर्चर, ठीक है। क्या कहलाती है? अपर्चर। यहां पर एम एन देखिए, अपर्चर मतलब कितना लंबा ये लेंस है, ठीक है। अपर्चर को हम इस तरीके से लेते हैं कि कभी भी ये फोकल लेंथ से बहुत ज्यादा ना हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, फोकल लेंथ क्या होती है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ से लिखते हैं फोकल लेंथ। तो अभी हमने देखा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में पोल है और दोनों में एक पॉइंट है जहां पर लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, एक मतलब मिल रही है, कंसंट्रेट हो रही है। कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर है और कॉन्केव में हमने देखा था बिफोर द मिरर। तो पोल से फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। आगे देखते हैं, क्या फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई रिलेशन होता है? तो होता है। यह होता है फोकल लेंथ जो है वो है कि हमेशा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये आप याद रखिए कि फोकल लेंथ जो है हमेशा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ही फोकल लेंथ की दूनी होती है। इट इज ट्रू फॉर बोथ केसेस, चाहे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे हमारे पास कॉन्केव मिरर हो। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको बताऊंगा कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए जितना हो सके, ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके और मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊँ। मैं जो चाहता हूँ कि आपको सही ज्ञान मिले वो आपको मिलता रहे, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं, हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए करते रहिए। थैंक यू।